मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई। कैश कांड में घिरे पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। तो पार्थ चैटर्जी की ममता मंत्रिमंडल से छुट्टी, पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया। कैश कांड में घिरने के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। लगातार ममता बनर्जी से विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि हर बात पर मीडिया के सामने आकर बयान देने वाली ममता बनर्जी आखिर इस मामले में चुप क्यों है। और अब पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया, यानी उनकी छुट्टी। कैश कांड में घिरने के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब ये तो फैसला लिया ममता बनर्जी ने, हालांकि काफी देर बाद। जी, अगर मैं ये कहूं कि मैं जिस इलाके में हूं यहीं पर है जहां पर अभी विरोध प्रदर्शन बीजेपी का कर रहा था। बड़ा समावेश पार्टी की ओर से तृणमूल कांग्रेस का विरोध करते हुए और इस्तीफे की मांग करते हुए, और जैसे ही खत्म हुआ है ये प्रदर्शन तो रिलीव कर दिया गया है मंत्री पद से। सारे मंत्री पदों से पार्थ चैटर्जी को, यानी कि अभी तक जिस तरह से सवाल उठ रहे थे और बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब उन सारे सवालों के जवाब में थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस, जहां पर एक के बाद एक उनके जितने भी मंत्री पद थे, यानी कि 2 मंत्री पद उनके थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ उद्योग मंत्री भी रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिस दौरान ये सारे आरोप लग रहे हैं। और इसी के कारण आज उन्हें अपने सारी मंत्री पद से रिलीव कर दिया गया, हटा दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हालांकि आज अभी दोपहर 3 बजे जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें सूत्रों के अनुसार कोई बातचीत नहीं हुई है, यानी कि फैसला हो चुका था। कैबिनेट मीटिंग के बाद इस गैजेट को निकाल दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया गया है कि उन्हें अपने सारे मंत्री पद से हटा दिया गया है। मनोज्ञा, इस पूरी बड़ी खबर पर आप शुरू से ही नजर बनाई हुई है। जिस तरह से कैश के बाद एक घर से दूसरे घर से बरामद हुआ जा रहा है, ये बिल्कुल साफ था कि ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है पार्थ चैटर्जी से। फोन तक नहीं उठाया था जब ईडी की रेड उन पर होने जा रही थी। तो आज ममता बनर्जी ने कागजी कार्रवाई जरूर की है, लेकिन संदेश उसी समय दे दिया था जब वो गिरफ्तार होने जा रहे थे। शोभना, इसके संकेत पहले दिन मिल गए थे, क्योंकि जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने बांग्ला में एक लाइन कही थी, आमीन नेत्री के फोने पाई नहीं, यानी कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की। रात को 2 बजे से सुबह 9 बजे तक के बीच में उनसे बात नहीं हो पाई, और उसके बाद मेमो में भी उन्होंने ममता बनर्जी का नाम और नंबर लिख दिया अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त के तौर पर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नाराजगी किस कदर थी ममता बनर्जी के अंदर। हालांकि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पर अपना विरोध और समर्थन दोनों लगभग जारी कर रही थी। जी, पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में एक के बाद एक हो रहे खुलासों के बाद राजनीतिक बवाल अब सड़कों पर दिखने लगा है। ममता बनर्जी के मंत्री के नाम पर जो करोड़ों के कैश बरामद हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी हमलावर मूड में है। बीजेपी ने आज कोलकाता में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कॉलेज स्क्वायर इलाके से धर्मतला तक प्रदर्शन किया गया, क्योंकि कल भी ईडी की छापेमारी के बाद पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से करीब 28 करोड़ कैश और 6 किलो सोने के गहने बरामद हुए हैं। अर्पिता ने भी ये साफ कर दिया है कि सारा का सारा पैसा जो था वो मंत्री पार्थ चैटर्जी का है। इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, और जिसके बाद से ही बीजेपी के लिए टीएमसी को घेरना आसान हो गया है। और आखिरकार पार्थ चैटर्जी पर अब ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी पड़ी है। मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब उनके पास कोई भी पद नहीं है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी से अब किनारा कर लिया है। हालांकि ये संकेत उसी समय मिल गए थे जब ईडी के शिकंजे में पार्थ चैटर्जी आ रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनका फोन नहीं उठाया था। और ये ऑर्डर की कॉपी आप देखिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से वेस्ट बंगाल के, कि अब जो पार्थ चैटर्जी हैं उनका किसी मंत्रिमंडल में कोई लेना देना नहीं होगा। मनोज्ञा का मैं एक बार फिर रुक करूंगी। मनोज्ञा, ये ऑर्डर इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ भी किया हो, पार्थ चैटर्जी से पल्ला झाड़ लिया हो, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन इस करप्शन के चलते, इस कैश कांड के चलते ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर जरूर है, और आसान नहीं होगी ममता बनर्जी की आगे की डगर।
देखिए, इससे पहले भी कई कांड आए हैं, शारदा कांड, नारदा कांड, गाय के चोरी कांड, लेकिन इन सब में कभी तस्वीरें ऐसी नहीं आई हैं जिसमें करोड़ों का ढेर लगा हुआ हो रुपए का और उसमें मंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो इस तरह से। हालांकि नारदा शारदा में पैसे लेते हुए नेताओं को देखा गया है, लेकिन इसमें क्योंकि नौकरी देने की बात है और पश्चिम बंगाल में नौकरी, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है। यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसका यही सपना होता है कि मेरा बेटा आगे जाके सरकारी नौकरी करेगा या फिर कोई ऐसा काम करेगा जिससे कम से कम उसकी जिंदगी सुरक्षित हो, और इसी सुरक्षा के चलते इन नौकरियों का इतना महत्व है। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बंगाल हमेशा उसमें आगे रहा है। आप उसे आज नहीं सदियों से देख सकते हैं कि पढ़ाई का और ज्ञान का कितना महत्व पश्चिम बंगाल में रहता है। हालांकि इस बार क्योंकि शिक्षा मंत्री पर ही आरोप लगे थे पैसे लेकर नौकरी देने के, और इनको अब साबित करने में लगी है ईडी, जहां एक के बाद एक रुपए की गड्डियां, नोटों की गड्डियां दिख रही हैं सामने। ये तस्वीरें कई गुना ज्यादा कह रही हैं, न कि किसी और को कुछ कहने की जरूरत पड़े, और जिसको सब कहते हैं ओपन सीक्रेट, अब उसे साबित किया जा रहा है। मनोगे, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगी, क्या कोई शिकायतकर्ता भी ऐसे आए हैं जिन्होंने ये घूस दी हो, उनकी भर्ती ना हुई हो? क्योंकि ये पूरा मामला तो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल, इस पर कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है शोभना, इस पर कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सारी जांच के प्रकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें स्कूल सर्विस कमीशन में जितनी भी धांधलियां हुई हैं उनके आरोप पीआईएल के तहत पहले दाखिल हुए, उसके बाद मामला दाखिल हुआ और उस मामले के आधार पर ये अब सुनवाई और सुनवाई के आदेश के तौर पर ये सारी प्रक्रिया और प्रकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं मातृभूमि, और आज की एक और बड़ी खबर भी बताना आपको बेहद जरूरी है, और वो खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से, जिन्होंने एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंकित गुप्ता से बातचीत में कल राष्ट्रपति के लिए जो विवादित बात कही, उस पर आज सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया, कांग्रेस से माफी की मांग की गई और दोनों ओर से ये हंगामा हुआ। निशाने पर सीधे सीधे सोनिया गांधी भी रही। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में भी बहस की खबर मिल रही है। तो राज्यसभा और लोकसभा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार जो विवाद चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जिस तरीके से टकरार चल रही है, उसके चलते सदन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। कभी लोकसभा स्थगित होती है, कभी राज्यसभा स्थगित होती है, कभी विपक्ष की मांग की वजह से, प्ले कार्ड्स की वजह से जो दोनों सदन है वो उनको स्थगित करना पड़ता है, तो कभी सत्ता पक्ष के हो हल्ले और हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर लबोलुबान ये है कि जो मानसून सत्र है वो बेवजह आगे जा रहा है, कोई इसमें काम नहीं हो पा रहा है। दोनों ही पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की टकरार के चलते दिक्कत है, रोज सदन स्थगित हो जाता है। और आज अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जो कहा एबीपी न्यूज के माइक पर द्रौपदी मुर्मू को, उसको लेकर विवाद है। स्मृति ईरानी ने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए माफी की मांग की, उन्होंने सोनिया गांधी से माफी की मांग की, और सोनिया गांधी से जब डायरेक्ट उन्होंने बात करने की कोशिश की तो सोनिया गांधी ने उनसे कहा डोंट टॉक टू मी। और अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे हंगामे पर हालांकि अपनी सफाई दे दी है, पहले वीडियो संदेश जारी किया और फिर बाद में एबीपी न्यूज से बातचीत भी की। एबीपी न्यूज पर कल अपने विवादित बयान पर वो अब माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने की बात कही है। विवादित बयान पर सफाई में यह भी कहा कि चूक हो गई है। तो पहले कल एबीपी न्यूज के माइक पर ही अधीर रंजन चौधरी ने गलत बयानी कर दी थी, राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, और अब आज अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी है एबीपी न्यूज के माइक पर। ये पूरी बातचीत सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए आप, आशीष कुमार सिंह ने बात की उनसे। दादा, मैं शुरू इसी बात से करता हूं कि आपका बयान, आपकी जबान से जो शब्द निकला वो मेरे ही कोलीग थे अंकित, जो आपसे बात कर रहे थे। आपका कहना है कि आपने उसके बाद उनको ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं, आपको मिले नहीं, लेकिन अब उस बयान पे ऐसा बवाल हो गया है कि आपसे कहा जा रहा है माफी मांग लीजिए। देखिए, मैं पहले तो कई रोजों से सदन के अंदर हमारी मांग थी कि भाई महंगाई पे चर्चा किया करो, बेरोजगारी से चर्चा करो, अग्निपथ से चर्चा करो, इसलिए हम आंदोलन जरूर कर रहे थे। इसके साथ साथ मैडम सोनिया गांधी जी को हिरासत में ले गया था, हम लोग काफी उलझन में थे, जमीन पे बैठ बैठ के हमारा आंदोलन चल रहे थे, कोई हमारे नारा भी थे, कोई बयान भी दे रहे थे हमारे पार्टी के लोग। आपका पार्टी, आपके ये जो मीडिया है, ये एबीपी, वहाँ एक हमारे एक यंग मीडिया पर्सन वो आए, मुझे पूछा कि आप
क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा आप देखिए, आपका वीडियो देख लीजिए, ऑडियो भी देख लीजिए। मैंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलना चाहता है, राष्ट्रपति जी हम मिलके हमारा बात रखना चाहता है। फिर अचानक निकल गया राष्ट्रपति जी से हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैं बंगाली हूं, मैं हिंदी में आदी नहीं हूं। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा है कि भाई चूक हो गए, चूक हो गए, चूक हो गए। तो इसका मतलब और क्या हो सकता? सदन के अंदर सरकार की तरफ से सारे मंत्रीजन, बड़ा बड़ा मंत्री सदन के अंदर, सदन के बाहर आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। लगता है कि मैं कोई अन्याय करके सदन में आए हैं। चूक हो गए, मैं सुबह से बड़ी हिम्मत से कह रहा कि चूक हो गए। जब मैं स्पीकर साहब से मांग करने गए थे, आज मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे साथ मेरा नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी भी जाके स्पीकर साहब से दरखास्त की थी कि हाँ, अधीर को कम से कम इजाजत दिया जाए। स्पीकर साहब गांधी आपके साथ गई थी? हाँ, स्पीकर के पास। अरे ये तो मेरे जिंदगी के सबसे बड़ा आज दान है। तो बस फिर बाहर आ गए, मैं एक तरफ गए, मैडम जाने लगे, पीछे से मैडम के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गए। तो मैडम घूमकर रूमा देवी से पूछने गए, रूमा देवी जी आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों को क्या हुआ, मैं क्या किया? तो बिना बोले कहीं से आ गए स्मृति ईरानी जी, आके मैडम पे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो ये क्या तरीका है? उनका तो टू दी कॉन्ट्ररी कहना है दादा कि मिसेस गांधी ने उनको धमकाया। बिल्कुल, मैडम गांधी कभी को किसी के तो निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी कह रही हैं। निर्मला सीतारमन तो उस समय वहां नहीं थे, स्मृति ईरानी थे, निर्मला सीतारमन दूसरी कहीं जगह होगी। आपकी पार्टी की अध्यक्षा एक महिला है, जरूर बताऊंगा। आप जिस राज्य से आते हैं। नहीं, और मैं आप चलते चलते तो बात होगी ना। देखिए, सबसे पहले मेरा बात आप खुलसा करने दीजिए। मैंने कल 2-3 दफा कहा राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, अचानक मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी, और सुबह से मैं कह रहा हूं कि चूक हो गए। मैं इसी बीच राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा। राष्ट्रपति जी शायद कल नहीं तो परसों हमें समय दे सकते हैं। अगर समय मिले हमें, मैं खुद राष्ट्रपति जी की भवन जाकर मैं उनसे बात करके हम पूछूंगा कि आपको अगर कोई चोट पहुंची हो मेरी बात पे, मैं क्षमा मांग रहा हूं। यानी आप लेकिन मैं आप राष्ट्रपति से मिलकर के हाँ, अगर उनको चोट पहुंची क्षमा मांग बिल्कुल। लेकिन ये सदन के अंदर ये मेरे खिलाफ आरोप लगाते हुए ये ट्राइबल वुमन के नारा लगाते हैं, इसमें इनका इरादा बड़ा साफ है। वो चाहते हैं कि हमें बलि का बकरा बना के वो ट्राइबल लोगों को मन में अपना रंग जमाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे तो मैं इस पाखंडियों के साथ और पाखंडियों के सामने मैं क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तो अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई पेश करते हुए कल एबीपी के संवाददाता अंकित गुप्ता से बात करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति कहा और तीसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति कह दिया। इसी को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ, उसी पर सफाई देते हुए कि मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूं। लेकिन ये जो बात अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कही जा रही है, इसको लेकर सरकार पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, उसका गुस्सा सामने आ रहा है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देश से माफी मांगे। सुनिए क्या कुछ मांग है बीजेपी की। मांगना चाहिए क्योंकि देश का प्रतीक होता है। देश से माफी मांगना चाहिए, हमसे नहीं। हमने कब कहा कि बीजेपी को माफी मांगना चाहिए? बीजेपी ने कभी भी नहीं कहा। हम आज भी कह रहे हैं कि हमसे माफी क्यों मांगे? देश को इंसल्ट किया है, इसलिए देश से माफी मांगे सोनिया गांधी जी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के जरिए अगर माफी मांगे, पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, तब पता चलेगा कि कितना इन्होंने घोर अन्याय किए हैं और कितने गलत बातें कही हैं, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन देंगे, इसको हल्का बात बताएंगे, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ जी, Now, let us not divert into other issues. I will address the issue later. See, हाँ,
जानबूझ करके, इसलिए तो रिपीटेडली कहा है। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभिषेक मनु सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। It was pointed out that the appellate tribunal, which is really the first independent source of recourse, has been without a chairman since 2019 September. How can you have safeguards operationalized in reality with such vital positions of even a full-time chairman being vacant for over 3 years now, or almost 3 years? It is clear that this is simply not a priority for this government. In our humble and respectful view, some of these considerations merited greater attention and intervention by the Honorable Supreme Court. It is ultimately the citizenry of this country looks up to the Supreme Court, which needs to provide safeguard, security, safety, security, safeguard to the opposition from the vendetta of the ED to ensure stability in democracy. कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच क्या हुआ या अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। मैं रुक करना चाहूंगी, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता और नीरज पांडे। अंकित गुप्ता का रुख करना पहले जरूरी हो जाता है क्योंकि अंकित गुप्ता के माइक पर ही कल राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी हुआ। अंकित गुप्ता, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है तो इस मामले को अब तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मुझे माफी मांगनी होगी तो मैं राष्ट्रपति से मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं, कैसे समझें इसको? देश से तो माफी मांगनी पड़ेगी, हर उस महिला से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो इस देश की महिलाओं को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि देखिए, हम नहीं कह रहे कि आप हमसे माफी मांगिए, लेकिन आपने क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है, लिहाजा आप लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, आप सदन में आके माफी मांगिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। जबकि अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति से मिलकर के उनसे बात करूंगा, अगर वो जो उनको आहत हुई है मेरी बयान से तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। यानी साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी सार्वजनिक तौर पर जो माफी की बात हो रही है वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और यकीन मानिए जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक जो है उनके खिलाफ ये जिस तरीके से हमलावर हुई है बीजेपी, ये इसी तरीके से हमलावर रुख जारी रहेगा। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अभी तक पिछले जो 3-4 दिनों के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार, सांसद जो लगातार हमलावर थे बीजेपी के ऊपर, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने एक सेल्फ गोल करके अब बीजेपी को मौका दे दिया है हमलावर होने का। शोभा, इसके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया अधीर रंजन चौधरी को। 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे पेश होने को कहा है, और साथ ही सोनिया गांधी से भी कहा है कि वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करे। यानी एक तरफ बीजेपी हमलावर है, सत्तारूढ़ पार्टी, और अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पेश होने के लिए जारी कर दिया। बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बताने दीजिए अंकित गुप्ता, और बड़ी खबर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल विमेंस कमीशन ने अब आयोग ने अंकित गुप्ता, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, और बात यह है कि नेशनल विमेन कमीशन ने अब अधीर रंजन चौधरी को नोटिस दे दिया है। जिस तरीके का बयान राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी को लेकर कहा गया, सोनिया गांधी से भी कहा गया है कि वो कोई ना कोई एक्शन लें। नीरज पांडे, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज कैसे रखे आपको आगे। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। डिमांड करती हूँ श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
और नीरज पांडे और अंकित गुप्ता दोनों ही हमारे साथ इस पूरे विवाद को लेकर जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये विवाद, हालांकि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, इसको तूल देना ठीक नहीं है, ऐसा कांग्रेस लगातार कह रही है। लेकिन आज पूरा दिन राज्यसभा और लोकसभा नहीं चली, चाहे विपक्ष का हंगामा हो और चाहे सत्ता पक्ष का हंगामा हो। कुल मिलाकर मानसून सत्र जो है वो खाली आगे जा रहा है और सिर्फ स्थगित हो रहा है रोज। नीरज पांडे, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। और आज किस तरीके से वेल में आकर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच कहा सुनी हुई, वो आप समझिए। आज संसद में जो हंगामा हुआ उसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। इस बहस में दोनों ही पार्टियों की दो महिला नेताओं में भी कहा सुनी हुई। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमले की अगुवाई कर रही थी, तो कांग्रेस की ओर से सबसे सीनियर नेता सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को फटकार लगा दी। और फिर क्या अधीर रंजन चौधरी के विवादित बोल के बाद बीजेपी ने सोनिया के जवाब को भी धमकी बताकर कांग्रेस पर डबल हल्ला बोल किया। संसद के भीतर हुए इस वाकये की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए आप जानिए। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हंगामा, सोनिया गांधी पीठासीन अधिकारी रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया गांधी ने रमा से कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आप लोग मेरा नाम नहीं ले सकते। सोनिया रमा की बातचीत के दौरान बीच में स्मृति ईरानी आ गई, वो पहुंची वहां पर। स्मृति ने सोनिया से कहा, आपका नाम सदन ने नहीं, मैंने लिया है। तो इस पर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से यह भी कहा कि आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को इसका जवाब देते हुए कहा, डोंट टॉक टू मी, यानी मुझसे बात मत कीजिए। उस वक्त सोनिया का लहजा बेहद तल्ख और सख्त था, ऐसा बीजेपी का कहना है। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को जवाब दिया, मैं क्यों चुप रहूं। सुप्रिया सूले और दूसरे नेताओं ने फिर बीच बचाव किया। उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सोनिया गांधी ने धमकाया। अब मैं नीरज पांडे का रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, सदन की जो भी कार्रवाई चल रही होती है वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन वेल की जो आवाज होती है वो शायद नहीं सुनने को मिल पा रही है। इसलिए बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उधर जो कांग्रेस सफाई दे रही है, उस सबको कैसे समझें? दरअसल सुबह जिस समय का ये वाकया है, उस समय संसद की जो कार्रवाई थी वो स्थगित हो चुकी थी और जिस जगह पे घटना हुई, दरअसल वो सीट अलॉटेड थी स्मृति ईरानी के नाम पे। स्मृति ईरानी के सीट के पास रमा देवी खड़ी थी। क्योंकि हंगामा चल रहा था, लगातार भाजपा की जो महिला सांसद हैं वो सोनिया गांधी से इस पूरे मसले पर माफी मांगने के लिए नारेबाजी कर रही थी, अपील कर रही थी। रमा देवी के पास आई और सोनिया गांधी ने कहा कि भाई आप हमारा नाम इस पे क्यों ले रहे हैं, ऑलरेडी इस पूरे मसले पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। जिस पर पीछे खड़ी थी, यानी रमा देवी के 2 बेंच पीछे खड़ी थी स्मृति ईरानी, वो आई, उन्होंने कहा मैडम ये आप मुझसे बात करिए, मैंने इस पूरे मसले को रखा है कि और मैंने ये कहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने बड़े तल्ख लहजे पे उंगली दिखाते हुए स्मृति ईरानी की तरफ कहा कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, डोंट टॉक टू मी। ये बात इतनी बढ़ गई कि स्मृति ईरानी ने भी, जब उनको ये तल्ख लहजा दिखाई पड़ा, तो स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया कि मैं चुप क्यों रहूं, ये देश का मामला है, देश की महिलाओं का मामला है, मैं तो सवाल करूंगी। फिर दोबारा सियासत है नीरज पांडे, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो सियासत की बात भी हो गई, कांग्रेस और बीजेपी संसद में कैसे आमने सामने हैं उस पर भी बात कर ली। पश्चिम बंगाल में जो कैश कांड चल रहा है वो भी खबर हो गई। लेकिन अब एक बेहद जरूरी खबर, और वो बेहद जरूरी खबर है बाढ़ और बारिश की। जी हां, जोधपुर में आई आसमानी आफत से हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों को मूसलाधार बारिश से तो राहत मिल गई है, लेकिन सिस्टम की नाकामी का खामियाजा लोग आज तक, यानी अभी तक भुगत रहे हैं। हालात ये है कि जोधपुर की गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है और गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिख रही हैं। लोगों के घरों में पानी भीतर घुस गया है। पानी के बीच फंसे लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन उनके लिए कुछ करेगा, कोई कदम उठाएगा, लेकिन लोगों को दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी में नाव चल रही है, कार को धक्का लगाकर चलाना पड़ रहा है क्योंकि इतने पानी में स्टार्ट तो की नहीं जा सकती कार, वो स्टार्ट होगी नहीं, रेडिएटर में पानी चला गया होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो विकट है। और मैं आपको बता दूं कि जोधपुर जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है।
वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनका संसदीय सीट है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के उन तक किसी भी तरीके की राहत न राज्य सरकार की तरफ से पहुंच रही है और न केंद्र सरकार की तरफ से पहुंच रही है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक भी हैं, शर्मनाक भी हैं, क्योंकि कहाँ तो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं और कहाँ लोगों को इस जो भरा हुआ पानी है, इस गंदा कीचड़ भरा हुआ पानी, इससे बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिल पा रहा है। लोगों की बेबसी को आप महसूस कीजिए, अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर, कहां से पीने का पानी आए, कहां से खाना बने, जो आपकी साल भर की जो आमदनी है वो तो सारी खराब हो गया, जो सामान खराब हो गया इस पानी में जाकर। और दिक्कत यह है कि बारिश तो बंद हो गई है लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है, कोई राहत नहीं पहुंची है। ये देखिए पाइप अब पहुंचा है पानी निकालने के लिए, घर के अंदर जो पानी है वो घुस चुका है, लोगों का सामान खराब हो गया है, पीने के पानी की दिक्कत है। अगर आपको बाजार तक भी जाना है तो आपको नाव पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें कोई वाहन तो चला नहीं सकते हैं। तो सड़कें जो हैं वो नदी बन चुकी हैं, नाले बन चुकी हैं। और दुख की बात यह है कि ये गंदा पानी है, इससे बीमारियां फैलेंगी। जोधपुर में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जल जमाव ही नहीं बल्कि घरों के भीतर तक पानी घुस चुका है। बारिश रुक गई है लेकिन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो अभी तक बरकरार हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए इन तकलीफों का। और भगवान ना करे किसी भी नागरिक को इस तरीके के हालात में रहना पड़े। तो ये तो राजस्थान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जम्मू की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर है। कुदरत की मार के बीच सिस्टम की नाकामी ने लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। जम्मू के कई हिस्सों में पानी भर गया है। जम्मू में लगातार हो रही बारिश ने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं, पानी की धार इतनी तेज है कि अगर कोई उसमें फंस जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई है कि स्कूल के छात्रों की, जहां स्कूल के चारों ओर पानी आ जाने से कई लोग की जो जान है वो मुसीबत में फंस गई थी। और इसी तरह का पानी जम्मू के कई इलाकों में जमा हो चुका है। रिहायशी इलाकों में गलियों से तेज धार में पानी बह रहा है। कहीं सड़क पर जमे पानी में कार डूब गई है तो कहीं स्कूल की बस ही पानी में फंस गई है, जिसे क्रेन से किसी तरह बाहर निकाला गया। अब आपको जम्मू के स्कूल का वो वीडियो दिखा देते हैं जो दिल दहला देने वाला है। तस्वीरें उदयवाला इलाके की हैं। यहाँ के एक सरकारी मिडिल स्कूल के आसपास इलाकों में अचानक पानी भर गया और इस जल भराव में करीब कई छात्र और टीचर फंस गए। थोड़ी ही दूर पर पानी तेज रफ्तार में बह रहा था जो किसी को भी बाहर ले जाने पर आमादा था। लेकिन गनीमत ये रही कि इस मुसीबत में फंसे छात्रों और टीचर को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। जाओ जल्दी जाओ, पानी भरा ये चलिए पीछे पीछे चलिए, उसी जगह जाओ, उसी जगह जाओ जल्दी। और एबीपी न्यूज के संवाददाता अजय बाचलू ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय बाचलू, लगभग पूरे देश से इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जम्मू में जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है। क्या मदद प्रशासन के द्वारा की जा रही है और क्या हर साल बारिश के चलते इसी तरीके की बाढ़ यहाँ देखने को मिलती है या कई सालों बाद यहाँ पर ऐसा मंजर है? देखिए शोभना, जम्मू को स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने की कवायद जहां एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रही हैं शोभना, ये हर साल की यही कहानी है। हर साल इसी तरीके से न केवल गलियों में, न केवल हाईवे पर, बल्कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे उदयवाला की तस्वीरें हमने दिखाई जहां एक मिडिल स्कूल में पानी आ गया, हर साल यही कहानी अपने आप को दोहराती है। जम्मू की अगर आज की बात करूं, न केवल शोभना यहाँ के जो पॉश इलाके हैं, गांधीनगर, शास्त्री नगर, वहां पर गलियों में कहीं कहीं फीट पानी भरा। न केवल जम्मू पठानकोट हाईवे पर पानी का जल भराव होने से कई वाहन बहे, बल्कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां भी लगातार पानी के जल भराव होने से लोगों की जान जो है वो आफत में फंस गई। हम इस समय तवी नदी के किनारे हैं और यहाँ देखिए कि किस तरह से आमतौर पर तवी नदी में इतना पानी नहीं होता, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से किस कदर यहाँ पानी जो है वो विकराल रूप धारण कर चुका है, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिर्फ तवी पुल की कहानी नहीं है, इसके साथ ही जो यहाँ चिनाब नदी बहती है वहां भी करीब 35 फीट के आसपास पानी है जो कि खतरे के निशान के आसपास बह रही है। वहीं अगर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करूं तो रामबन में आफत की इस बारिश से उस हाईवे को भी बंद करना पड़ा है। शोभना,
बने रहिए अजय बाचलू। मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी हम जोधपुर की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और लगभग पूरे देश से इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है कि ये स्मार्ट सिटीज हैं हमारे, जो बारिश होती नहीं कि इस तरीके का विकराल रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जोधपुर इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं वहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। कल हमने भारत की बात में पुकार कर इन दोनों को याद दिलाया कि अगर यहाँ के लोगों की, इस सीट की लोगों की कोई दिक्कत है तो वो दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई मदद वहां पहुंची है। क्या अपडेट आपके पास? मनीष, शायद मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है और एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच अजय बाचलू का मैं रुख कर लेती हूं। अजय बाचलू, अब इस समय क्या स्थिति है? क्या शहरों में भीतर तक ये पानी भर गया है? प्रशासन क्या कर रहा है इस मुसीबत से निपटने के लिए? देखिए, प्रशासन के वादे और दावे जो हैं वो इस बारिश ने बहा दिए हैं, लेकिन हाँ, प्रशासन क्योंकि यहाँ पर कुछ लो लेइंग एरियाज है, वहाँ से भी न केवल घरों में पानी गया है, न केवल दुकानों में पानी गया है, बल्कि कुछ डैमेजेस भी हुई हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इन डैमेजेस में, इस नुकसान में किसी की तरह के कोई बड़ी जो है नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन अब हाई अलर्ट मोड पे है और हर साल ऐसा होता है शोभना, ये इस साल नहीं है कि पानी नहीं आया है। पॉश इलाके जहाँ पर VVIPs रहते हैं, जहाँ पर इस समय सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, उनके घरों के बाहर अगर कहीं फीट पानी जमा हो तो आप समझ सकती हैं कि स्मार्ट सिटी के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने खोखले हैं। लगातार यहाँ पर अब क्योंकि जम्मू एक ऐसा इलाका है कि अगर यहाँ थोड़ी देर बारिश रुक जाती है तो पानी की निकासी अपने आप हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए और प्रशासन के लिए कि पानी जो है वो अपने आप बह गया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि अगर VIP इलाके, अगर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जिसको अभी बनाया गया है, वहां पर वाहन जल भराव के चलते बहने लगे हैं, अगर VIP इलाकों में कहीं फीट पानी है, तो जो दावे किए जा रहे हैं, जो इतने बड़े स्मार्ट सिटी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अजय बाचलू। बेहद चिंताजनक तस्वीरें और लगभग पूरे देश से एक सी तस्वीरें, बारिश हुई नहीं कि जो बड़े जो पॉश एरिया है राज्यों के, सिटीज के, उनमें पानी भर गया। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे देश का जो एक बड़ा हिस्सा है वो बाढ़ के चलते बेहाल है। जोधपुर से आई आसमानी आफत से हालात जो है वो बिगड़े हैं और दूसरी तरफ प्रशासन का निकम्मापन भी है कि लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। मूसलाधार बारिश से तो राहत मिल गई है, लेकिन सिस्टम की नाकामी का खामियाजा लोग अभी भी भुगत रहे हैं। और हालत यह है कि जोधपुर की गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है। गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, पानी के बीच लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई मदद आए, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची। तो ये आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी जोधपुर की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस समय की कर्नाटक के बेंगलुरु से। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जाकिर नाम के आरोपी को जहां सावानूर से पकड़ा गया है, जबकि शफीक को बेल्लारे से पकड़ा गया है। जाकिर का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो PFI से जुड़ा कहा जा रहा है। प्रवीण नेट्टारू की हत्या में केरल रजिस्टर्ड बाइक का इस्तेमाल किया गया था और इस मामले में पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया था। जाकिर और शफीक नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तारी उनकी की गई है नेट्टारू हत्याकांड केस में। तो जाकिर का PFI से संबंध कहा जा रहा है, उधर शफीक का भी यही कहा जा रहा है कि उसका संबंध PFI से था। 21 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में लिया था। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आप देख सकते हैं। ये CCTV फुटेज और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो रजिस्टर्ड बाइक थी केरल के नंबर पर। प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई थी, इसी बाइक पर ये हत्यारे आए थे। पिंकी राजपुरोहित ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रही हैं। पिंकी राजपुरोहित, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन ले दे के फिर एक बार PFI का नाम सामने आ गया है और ये जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनके PFI से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दोनों ही जो शफीक और जाकिर जिन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों के ही तार जो है वो पीएफआई से जुड़े हैं और यही कारण है कि पुलिस अब इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों के मेडिकल्स भी हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है वो उनके परिवार प्रवीण के परिवार से मिलने के लिए जल्द ही पहुंचने वाले। इस पूरे मामले में जिस तरह का आक्रोश बीजेपी युवा नेताओं के भीतर ही और युवा कार्यकर्ताओं के भीतर ही देखा जा रहा है, उसके कारण सरकार जो है वो पूरी तरह से घिर चुकी है और यही कारण है कि आज 1 साल पूरा हो चुका है मुंबई की सरकार को, लेकिन जो इवेंट था उनका उसे कैंसिल भी करना पड़ा। दूसरी ओर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी कि कुछ ही दिन पहले जो है एक मसूद नाम के युवक की हत्या इसी इलाके में की गई थी। हालांकि इसके डायरेक्ट कोई कनेक्शन जो है वो प्रवीण से नहीं था, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन क्या ये बदले की भावना से इनकी हत्या की गई है? ये तमाम सवाल जो है इसको भी खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है या फिर कोई और एंगल था, ये भी जानने की कोशिश जो है वो फिलहाल पुलिस कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस की जांच क्रमवार तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या और भी लोग इसमें दोषी हो सकते हैं, इसकी जांच चल रही है। और एक बार फिर बात करेंगे राष्ट्रपति के अपमान पर मचे सियासी घमासान की। इस विवाद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठी रमा देवी भी शामिल थी। रमा देवी से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है, सुन लेते हैं एक बार। रमा देवी है, उनके सामने स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच विवाद हुआ था। रमा देवी जी क्या हुआ था? देखिए हुआ आकर पूछिए हमसे कि हमारा नाम लोग क्यों ऐसा बोल रहा है। हम कहे आप अपना नेता चुने, उससे पूछिए। उसके बाद स्मृति जी बोली कि हाँ पहले तो पूछिए उससे कि क्यों ऐसा बोला। तो उसी पर वो बोली कि आप बोल नहीं सकती, आपसे बात नहीं। ये किसने कहा? सोनिया जी। किसको? स्मृति जी। अच्छा, हंस लेंगे, उंगली दिखाते हो? हाँ, क्या आपसे नहीं बात कर, आप हमसे बात मत कीजिए। तो कहे कि क्यों नहीं बोलेंगे? आप आएंगे हमारे रमा जी से बात करने, तो बोलेंगे नहीं, तो मैं इनसे बात करने आई हूँ बस उसी पर। तो ये बातचीत कहाँ हो रही थी? जहाँ पीठ है, मतलब जहाँ चेयर है स्पीकर की, वहाँ पर, या स्मृति जी की सीट पे हो रही थी? तो हम लोग आगे सीट छोड़कर आगे बैठे हुए थे, मोर्चा संभाले हुए थे जी। कि इस तरह का अगर कोई राष्ट्रपति को इस तरह का ह्यूमिलेट करेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? एक राष्ट्रपति अगर अति पिछड़ा जनजाति से आई है, संथाली है, और उनका जो काम की है वो काम बोलता है, ये नहीं कि पार्टी बोलता है या दुनिया बोलता है। सोनिया गांधी जी आपके पास चलकर आई थी हम बोल रहे हैं, सुनिए ना, वो तो देश से माफी मांगे, जिस तरह का नेता चुन कर दी है, जिस तरह का वो बोलने का तरीका है, जो बोलता है फालतू बोलता है। सोनिया गांधी जी आपके पास चलकर आई थी, हम बोल रहे हैं, सुनिए ना, वो तो देश से माफी मांगे, जिस तरह का नेता चुन कर दी है, जिस तरह का वो बोलने का तरीका है, जो बोलता है फालतू बोलता है, ये बात कर रहे हैं ना। क्या हुआ? सोनिया गांधी जी आपके पास चलकर आई थी ये बात कहने के लिए? अरे भाई आप क्या जानना चाहते हो? क्या हुआ था? क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा है। सोनिया जी मेरा नाम क्यों बोला जन्म का? आपको पता नहीं कि आप जिसको नेता बना कर रखी हो किस तरह का बात बोला है? पूछे उससे जाकर। और जब स्मृति जी आई तो उनको क्या हुआ? फिर आपस में उनकी क्या नहीं, वो जब कहीं का थी कि इनको पता नहीं है कि क्या क्या बोल गया है। वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा, ये नहीं समझ में आया है कि इस तरह का जो एक संथाली बहुत पीड़ित, बहुत ईमानदार एक महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो नहीं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा टच में बोली है सोनिया जी, टच में बोली है, इसलिए बात इतनी बड़ी। तो सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच किस तरीके से कहा सुनी हुई, इसी की जानकारी रमा देवी देते हुए। और फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।